अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है। उसी सिलसिले में हम आज वीडियो सीरीज़ का पार्ट 9 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप में से वो हज़रात जो ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी जिन्होंने हमारे पिछले 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं, उनके मालूमात के लिए मैं इजाफ़ा करूँ कि हमारा जो इनिशियल फ़ोकस है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर है, और इन एमसीक्यूज़ के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट से पूछे जा सकते हैं। जब हम ये कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह हम बाकी जनरल नॉलेज के पोर्शन पर भी वीडियोस बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम वो टॉपिक जिन पे थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उस पे भी हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे। आप में से वो हज़रात जिन्होंने हमारे पिछले 8 वीडियोस नहीं देखे, तो हमारे चैनल जीके एंड लीगल एकेडमी पर जाएं, उसके प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको इलेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको ओपन करें, उसमें आपको 8 वीडियोस बकाया मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप फिर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस मौसूल हो। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला जो एमसीक्यूज़ है, द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड और चूजन और टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविजनल असेंबली शैल बी एज आर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 62 एंड 63। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बंदा अहल हो इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर इलेक्शन लड़ के जीत भी गया हो तो अहल हो एमएनए रहने के लिए, एमपीए रहने के लिए, सेनेटर रहने के लिए। और अगर वो ना अहल हो इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, तो 3 बातें हो गई, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल या इलेक्शन लड़ने के लिए ना अहल। और अगर इलेक्शन जीत के आ गया हो तो कब तक, यानी 5 साल जिस तरह अमूमन दौरानिया होता है, तो बीच में वो नाअहल कब हो सकता है, तो वो सारी शराइत वही होंगे जो हमारे आइन के आर्टिकल 62 और 63 में बयान किए गए हैं। तो अब आइन के जब 62 63 में हम जाते हैं तो वही है, सच्चा हो, ईमानदार हो, जद असासों की डिटेल्स दी हो, एटसेट्रा की लंबी डिटेल है, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो ये बात इलेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन कर रहा है कि अहल ना अहल के शराइत वही है जो आइन के आर्टिकल और 62-63 में है। किन के लिए? एमएनएस के लिए, एमपीएस के लिए, सेनेटर के लिए। ये बात इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 231 कह रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सेक्शन 231। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। डिसक्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑफेंसेस इज, यानी कोई बंदा अगर जुर्म में इन्वॉल्व हो, मुजरिम डिक्लेयर हो जाए, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर एमएनए है, एमपीए है, सेनेटर है, यानी कोई भी बंदा जो इंतखाब लड़ के आया हो, इलेक्शन के प्रोसेस से आया हो। तो ये बात इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में कही गई है? तो आपका आंसर होगा सेक्शन 232, उसमें ये बात की गई है। अच्छा, चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। All expenditure of ECP will be charged upon the Federal Consolidated Fund within the meaning of Article 81 of the Constitution। आपको पता है हर इदारे के अखराजात होते हैं, तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अखराजात होंगे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे। अब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है, ये फिर एक अलग टॉपिक होगा, अलग वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। आप फ़िलहाल इतना समझिए कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड आइन के आर्टिकल 81 में बयान किया गया है, 81 में। और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितना कमाता है वो सालाना वो यहाँ पे आके जमा होता है, फिर इससे आगे इदारों के अखराजात के पैसे दिए जाते हैं। फ़िलहाल आप इतना ही समझें। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ख़र्चा है, उसके जो अखराजात है, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे। और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का मतलब वही होगा जो आइन के आर्टिकल 81 में डिफ़ाइन किया गया है। तो ये कौन सा सेक्शन ये बात कर रहा है? इसका आंसर है सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। द कमिश्नर विल हैव फुल फाइनेंशियल पावर्स इंक्लूडिंग पावर टू क्रिएट पोस्ट विद इन इट्स अप्रूव्ड बजटरी एलोकेशंस। यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन का, उसके पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो क्या करे, बजट क्रिएट करे, पोस्ट क्रिएट करे। लेकिन वो पोस्ट सीटें, जैसे भी इलेक्शन ऑफिसर की 10 सीटें बलूचिस्तान के लिए क्रिएट की गई हैं, और मुख्तलिफ लॉ ऑफिसर्स की, बाकी भी मतलब जितने पोस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो उसके लिए कमिश्नर के पास फुल इख्तियारात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, कि वो क्या करें,
जितने पोस्ट चाहे क्रिएट कर सकता है, लेकिन बजट के अंदर रहते हुए जितने उसको पैसे दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इसकी वजाहत थोड़ी सी ये करूँ, ये MCQs यहाँ पे इसलिए पूछा गया है या ये चीज़ इलेक्शन एक्ट में इसलिए डाली गई है क्योंकि बाकी जो पाकिस्तान के इदारे होते हैं वो जब कोई पोस्ट क्रिएट करता है, उसका हेड, उसका सेक्रेटरी या मिनिस्टर, तो वो क्या करता है, वो फाइनेंस जो है आपका उससे अप्रूवल लाजमी लेता है। जब तक फाइनेंस अप्रूवल ना दे तो वो पोस्ट क्रिएट कर नहीं सकते। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ऑटोनॉमी है, इस चीज़ का पावर है कि वो जितने पोस्ट चाहे क्रिएट कर सकता है अपने बजट की हद में रहते हुए, जितने उसको पैसे दिए गए इलेक्शन कमीशन को। बाकी डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि जितने पैसे बजट में सालाना उनको भले दिए गए हैं, लेकिन पोस्ट क्रिएट करने से पहले फाइनेंस से पूछना होता है। तो अब ये बात इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में की गई है, तो ये आपके इलेक्शन एक्ट में की गई 11(2) में। ये ब्रैकेट में जब 2 आता है, लॉ के स्टूडेंट्स को बेहतर पता होगा, तो सब सेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। The ECP has been empowered to issue specific directions for performance of its duties which shall be enforced throughout Pakistan in the same manner as if these have been issued by a high court। अच्छा, यानी जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर्स हैं कि वो किसी को कहता है आप ये ड्यूटी करो, डायरेक्शंस जारी करता है, और अगर वो ड्यूटी बंदा शख्स नहीं करता, ठीक है, तो उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और जैसे हाई कोर्ट सरकारी मुलाजमीन को ऑर्डर देता है कि आप ये काम करो, अब अगर वो काम नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट ज़ाहिर सी बात है कंटेम्प्ट से इन्फोर्स करवाता है, समन करता है, कॉल करता है, बुलाता है। तो सेम एज इट इज़ यही चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो उसको इन्फोर्स कराएगा थ्रू आउट पाकिस्तान, जिस तरह हाई कोर्ट इन्फोर्स करता है। आपने अमूमन इलेक्शन में देखा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जिसे हम DMG ग्रुप कहते हैं उसके ऑफिसर्स होते हैं, इनकी ड्यूटीज़ कौन लगाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगाता है। और वो आपने देखे होंगे पाबंद होंगे, वो ड्यूटी करते हैं। इसी तरह आपने देखे होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेक्चरर, SSTs, उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं पोलिंग स्टेशन पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो वो भी क्या होते हैं, पाबंद होते हैं उस ड्यूटी को करने के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास वही इख्तियार है जो हाई कोर्ट के साथ है लोगों से ड्यूटी लेने का। तो इसमें सिंपल आपसे यही बात पूछी गई है। अब जो MCQs आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि ये कौन सा सेक्शन ये बात कर रहा है, तो ये सेक्शन 4 है इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात, ये पावर्स हैं। फिर चलते हैं, the ECP will have full administrative powers to control transfer of election officials during elections and take disciplinary action against them for misconduct। उसी बात की कंटिन्यूशन चल रही है पिछले MCQs की। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी सूबाई या वफाकी इदारे के मुलाजिम या अफसर की ड्यूटी लगाता है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो क्या होते हैं, वो तब डिक्लेयर हो जाते हैं इलेक्शन ऑफिशियल। यानी जब तक उनकी ड्यूटी लगाई गई है तो उस ड्यूटी के दौरान वो मुलाजिम बन जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और वो इलेक्शन ऑफिशियल्स का टाइटल उनको मिल जाता है। अब अगर एजुकेशन से लगाया है, पुलिस से लगाया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से लगाया है, ज़राअत से लगाया है, इंडस्ट्रीज़, किसी भी डिपार्टमेंट से इलेक्शन कमीशन ने बंदे की ड्यूटी लगाई है इलेक्शन में, तो उसका ट्रांसफ़र कोई भी नहीं कर सकता। उसके ट्रांसफ़र पर बैन लग जाती है, क्योंकि जब तक उसकी ड्यूटी ख़त्म ना हो तो वो मुलाजिम है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके ट्रांसफ़र पर बैन लग जाता है। अब ये बात इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में की गई है, तो ये की गई है सेक्शन 5 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। एज पर द प्रीवियस लॉ द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 2002 सेक्शन 9E अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट हैड टू बी सॉट टू मेक रूल्स। Now ECP has been empowered to make rules without prior approval of the president or the government. Rules will be subject to prior publication, seeking suggestions, etc. within 15 days of such publication। अच्छा, इसमें भी एक लंबी चौड़ी बात की है, मैं कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि पहले जो 2017 से पहले इलेक्शन एक्ट से पहले, आपको पता है मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, 8 लाज होते थे। 59 कवानीन में एक क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 2002 था।
अब इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 2002 के तहत उसका सेक्शन 9E, तो उसके तहत ये होता था कि इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर सूबों से जब वो कानून बनाते थे तो वो क्या करते थे, उस कानून को बनाने के बाद अप्रूवल लाजमी लेते थे सदर पाकिस्तान से। लेकिन अब जब इलेक्शन एक्ट 2017 बन गया है तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पावरफुल कर दिया गया है। इसमें जब इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स बनाता है तो उसको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, ना ही सदर पाकिस्तान से ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। सिंपली क्या करना होता है कि उन रूल्स को पब्लिश किया जाता है, और पब्लिश किया जाता है यानी अपने वेबसाइट पर, और स्कूल पब्लिश करने के बाद उन रूल्स को अपने वेबसाइट पे तो 15 दिन के अंदर 15 दिन का टाइम भी दिया जाता है कि उसमें अगर कोई अपनी सजेशन देना चाहे, कोई अपना आउटपुट देना चाहे, कोई डिपार्टमेंट या कोई भी स्टेक होल्डर, तो उसके बाद वो फाइनल कर देते हैं। तो अब ये वाला जो इख्तियार है ये कमीशन को इलेक्शन एक्ट 2017 का कौन सा सेक्शन देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो द आंसर इज़ 2C सेक्शन 239। अच्छा, ये MCQs का बैकग्राउंड बताने की ये ज़रूरत होती है चूँकि आप बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं MCQs के, आप रटा भी लगा सकते हैं, तो फिर आपको इस वीडियो देखने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इस वीडियो में MCQs एक्सप्लेन मैं इसी वजह से कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर हो, ताकि आपको ये याद रहे, ज़्यादा रटा लगाने की ज़रूरत ना हो। और इन केस जब आप पास कर लें, आप इंटरव्यू में जाएँ, तो वहाँ पे भी आपसे इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल जब पूछे जाएँ आपके पास उनका जवाब हो। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। The ICP shall prepare a comprehensive action plan 4 months before the elections, specifying all legal and administrative measures that have been taken or are required to be taken. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, एक इलेक्शन से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाएगा। यानी इसको चलो मैं आसान करके बता दूं कि इलेक्शन के 4 महीनों से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, जामिया प्लान बनाएगा पूरा, ठीक है। उसमें वो ये देखेगा कि क्या कानूनी और इंतज़ामी मामला हमने करने हैं, हमने लिए हैं, और मज़ीद क्या क्या हमने लेने हैं, ठीक। यानी जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन से पहले 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक प्लान बनाएगा। उस प्लान में वो कहेगा कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या कानूनी और इंतज़ामी स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, और आगे हमने क्या क्या लेने हैं, ठीक है। तो ये वाली बात जो इलेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन करता है, तो ये आपका करता है सेक्शन 14, इसका करेक्ट आंसर है यानी B। ये प्लान क्यों बनाया जाता है और इंतज़ामी और कानूनी मामला क्यों लिए जाते हैं, आपको पता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के लिए, कि इलेक्शन शफाफ से शफाफ हों। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। द ECP हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू रिड्रेस कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस अदर देन द चैलेंजेस टू द इलेक्शन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 225। इस डिसीजन विल बी अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बात कौन से सेक्शन कर रहे हैं, आगे 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो क्या करे, सारे कंप्लेन ग्रीवेंसेस जितने भी हैं वो ख़ुद सुनता है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब ख़ुद एक जुडिशल के पावर्स भी इसके पास हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान केसेस सारे ख़ुद सुनता है। जब वो ख़ुद सुनता है तो उसके जो डिसीजंस हैं, यानी अगर कोई उसे एग्री नहीं करता तो वो अपील किसको कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट उसके अगेंस्ट। तो जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन का फैसल वाडा का एक केस हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के ख़िलाफ़ गए थे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो इसी तरह और भी आपको अखबारात में इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो इलेक्शन है, अगर मतलब एक तो रूटीन के होते हैं, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल मिला नहीं मिला, इस तरह की रूटीन की बातें। लेकिन एक होता है किसी का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ, कोई वोटर किसी वार्ड में या किसी हल्के से निकल के दूसरे हल्के में जाना चाहता है, एटसेट्रा, बहुत सी बातें रूटीन की। लेकिन इलेक्शन जो ख़ास होते हैं, इलेक्शन वाली जो कंप्लेन है वो इस चीज़ में नहीं आती, ठीक है। वो किस में है, आर्टिकल 225 ने उसका तरीका बताया हुआ है। तो ये जो पूरी दास्तान मतलब मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की, ये कह रहे कि ये बात इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में है, तो ये बात आपके इलेक्शन एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में है। यानी जो आप कंप्लेन दायर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत दायर करते हैं।
चलते हैं अगले MCQs की तरफ। द ACP shall establish a transparent result management system for expeditious counting, compilation and dissemination of election results। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे, बाई इलेक्शंस पंजाब में, तो उसमें क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान RMS के थ्रू, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कंटिन्यूसली रिज़ल्ट शो कर रहा था ग्राफ्स के थ्रू, लाइव मीडिया पे भी और हर जगह पे, अपनी वेबसाइट पे भी। तो उसे कहा जाता है रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और वो आपका रिज़ल्ट स्पीड करता है, जल्दी काउंटिंग करता है और ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट होता है। तो अब ये वाला सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन के तहत क्रिएट किया गया है, तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 13 के तहत RMS सिस्टम क्रिएट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। या मेरे ख्याल से आज जितनी काफ़ी हैं, चूँकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो बाकी जो MCQs हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं अगले अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आप समझ रहे हैं ये वीडियोस काबिल तारीफ़ हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए और आगे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इलेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।